हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रावत इंस्टीट्यूट में। आज हमारी क्लास दूसरी है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 भूगोल की बुक। सेकंड बुक है जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जनसंख्या वृद्धि को आज हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। पहले जानते हैं जनसंख्या के बारे में। जैसे जनसंख्या मतलब होती है लोगों की संख्या, और वृद्धि होती है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी किस रूप में? दो रूप में हो सकती है। एक होती है ऋणात्मक रूप में और दूसरी हो सकती है धनात्मक रूप में। ठीक है, तो आज देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो समय अंतरालों के बीच निश्चित क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो संख्या में परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे दो समय अंतराल ले लिए हमने 10 साल, यानी कि 2011 से लेकर के कितने तक? 21 तक। कितने तक? 21 तक। ये हमें दो समय बिंदु ले लियो, क्षेत्र विशेष ले लिए। कोई क्षेत्र ले लो, जैसे अपना धौलपुर ले लो, ऐसे कोई क्षेत्र विशेष ले लिया हमने हैं। उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी जनसंख्या में अगर परिवर्तन आता है, जैसे जनसंख्या घटती है पहले की अपेक्षा, तो वो जनसंख्या वृद्धि होगी। अगर बढ़ती है तो वो जनसंख्या वृद्धि होगी, है ना। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या वृद्धि की दर होती है उसे प्रतिशत में आंकते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं? दो। प्राकृतिक घटक होता है और एक होता है अभिप्रेरित घटक। ये रहा अभिप्रेरित घटक। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं? तो दो। कौन 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 सा? एक होता है प्राकृतिक और दूसरा अभिप्रेरित। ठीक है, जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक अगर वृद्धि हो रही तो कैसे हो रही है? जैसे जन्म हो रहा है तो क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और मृत्यु दर अधिक है तो क्या होगी? ऋणात्मक वृद्धि होगी। वो क्या है? प्राकृतिक आपदा के कारण ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, जन्म हो रहा है तो वृद्धि, और मृत्यु हो रही है तो मृत्यु। अप्रेरित को देखते हैं। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचालन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जैसे अभिप्रेरित वृद्धि दर किसे कहते हैं? अभिप्रेरित वृद्धि दर लोगों की अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन, यानी कि जो लोगों का प्रवास होता है, आवास प्रवास होता है ना। जैसे लोग अगर ज़्यादा किसी क्षेत्र से आ रहे हैं तो उसे अंतर्वर्ती कहेंगे, अगर जा रहे हैं तो उसे बहिर्वर्ती कहेंगे। ठीक है, फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे। इसमें कह रहा है फिर भी हम प्राकृतिक वृद्धि को ही देखेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं। जो भारत की जनसंख्या है उसके दशकीय और वार्षिक, दशकीय मतलब होता है, ठीक है, हाँ, दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर दोनों ही ऊंचे हैं। जो वर्ष में वृद्धि होती है वो ऊंचा है, और 10 वर्षों में वृद्धि होती है वो भी ऊंचा है। दशकीय मतलब होता है 10 वर्ष, और वार्षिक मतलब होता है 1 वर्ष। और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। जो समय के साथ जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, तभी तो आज हमारी जनसंख्या कितनी बताई जा रही है? 140 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, है ना। पहले हम दूसरे नंबर पर आते थे विश्व जनसंख्या में, और अब पहले नंबर पर आते हैं। हाँ, तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। इसे हमें याद करके चलना है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ये बॉक्स है ना, ये बहुत IMB में लगा लो ना, IMB। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कैसे कि जनसंख्या के क्वेश्चन बन सकता है। जनसंख्या के दोगुना होने का समय क्या है? जनसंख्या के दोगुना होने का समय परिवर्तन वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय। जो जैसे हमने दो समय अंतराल बिंदु लिए थे ना, उसमें
जिसमें भी दुगना होने मतलब जनसंख्या दुगनी हो रही है ना, वो जो समय में हो रही है उसी को हम दुगना होने का समय मानते हैं। विगत यानी कि पिछला एक शताब्दी में, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। यानी कि पिछले दशक में जो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, किसके कारण हुई है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण। प्रवास में वो आया था ना, अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, वो हुई है। इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट परिवस्थाओं को दर्शाया गया है, यानी कि 4 दशक लिए, 4 प्रावस्था लिए गए हैं। उसमें जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाया गया है कि किस दशक में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, ये हम तालिका देखते हैं 1.1। ये आपको तालिका याद करनी पड़ेगी। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा टीचर बोलते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इसमें आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं। कितने पॉइंट याद करने हैं? 5 पॉइंट। 6वां पॉइंट आपको याद नहीं करना है। अगर पेपर में देता है तो इन 5 पॉइंटों को ही वो देगा। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला 1901 वाली जनसंख्या को आप याद कर लीजिए, लेकिन इसको बहुत बहुत मतलब 0 पॉइंट ही देगा उसको, ठीक है, वरना नहीं देने वाला। फिर भी हमें याद कर लेना है। वो वृद्धि दर नहीं पूछेगा, कुल जनसंख्या पूछ सकता है, वैसे कोई चांस नहीं है इसमें, उसको देखते ही रहना है। ठीक है। और दूसरा हमें कब याद करना है? दूसरा सबसे याद करना है 1911 का। 1911 का हमें याद क्यों करना है ये भी मैं बता देता हूँ। सॉरी, 1911 का हमें याद नहीं करना है, हमें करना है 1921 का याद, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की कमी है ना, वो इसी में दर्शाई गई है, 0.31। ठीक है, कितनी दर्शाई गई है? 0.31। अगर पूछ सकता है कि अगर के जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि किस वर्ष हुई, तो 1921 में। ठीक है, ये याद करना है। और फिर पूछ सकता है 1951 किस हिसाब से पूछ सकता है कि भारत के आज़ाद होने के बाद जनसंख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो कितनी हुई? 13.31%। ठीक है, कितनी हुई? 13.31%। और अब करना है हमको कितने का याद करना है, मैं बताइए ज़रा। 24.80 वाला कितना है? 1971 का सबसे ज़्यादा किस में? 1971 में है। ठीक है, और नवीनतम पूछ सकता है 2011। तो हमें ये याद करनी है, हमें इन फॉर्मूलों को भी याद करना है। ठीक है ना, देख लेना। ये मैप है, आइए हम मैप को देखते हैं। ठीक है, छोटे स्तर पे। तो मैप में ये है कि 25 से अधिक, यानी 25% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ये डार्क वाले हैं ना, इसमें ये क्षेत्र है, हो गया आपका बिहार, हो गया। जनसंख्या घनत्व है इसमें, है ना, जनसंख्या की वृद्धि कहाँ कहाँ ज़्यादा हुई है, ये हो गया। ठीक है, ये है जनसंख्या की वृद्धि। और 20 से 25% आपका ये वाला क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। और 15 से 20% में आपका ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, है ना, क्षेत्र हो गया। और 10 से कम में ये वाइट बार से दिख रहे हैं, ये वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, आप देख लेना पूरे मैप को, है ना। तो हम चलते हैं प्रावस्थाओं की तरफ। अभी देखा था हमने 4 प्रावस्था, तो ये 4 ही प्रावस्थाएं। पहली प्रावस्था क में क्या है? इसमें कौन सी अवधि है? 1901 से लेकर 1921 तक। लेकिन जो अभी मैंने पासबुक्स में जो क्वेश्चन देखे थे, उसमें 1911 से लेकर के 1921 था। ठीक है, तो वही सही है। ठीक है ना। क्योंकि पासबुक नए मॉडल पर डिज़ाइन की गई है, इसलिए। हाँ, अभी से देखते हैं। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध मतलब बंद
और स्थिर, यानी कि वो एक ही जगह पर टिकी रही, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। निम्न मतलब कम, इसमें वृद्धि दर है ना बहुत कम हुई थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 ऋणात्मक, ये आ गया ना, मैंने बोला था, हाँ यही है। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। हाँ, जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंचे रहे, इसमें जन्म भी अधिक हुए, मृत्यु भी अधिक हुई। इससे ये वृद्धि दर है ना वो निम्न थी, ऋणात्मक स्थिर थी, ठीक है, वृद्धि दर बनी रही। निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सक सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म मृत्यु दरों का उत्तरदायी है। यानी कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी आपको बता दूं मैं, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, चिकित्सक सेवाएं हैं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, भोजन की कमी है और अन्य कई आधारभूत हैं, है ना, तो ये हैं। और इसमें जन्म और मृत्यु दोनों बहुत उत्तरदायी है, मतलब बहुत बड़ी। अब देखते हैं प्रावस्था ख। प्रावस्था ख क्या कहती है? 1921 से 51 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर अवधि के रूप में जाना जाता है। इसको भी जनसंख्या की स्थिर अवधि के रूप में ही जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया, पर लेकिन इसमें जो मृत्यु दर रही थी ना वो कम रही थी। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर और ऊंची बनी रही, मतलब जन्म दर रही था वो ऊंची ही बनी रही। किसमें? 1921 से 1951 तक की अवधि में। पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर रही। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। यानी जब ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं 1920 का दशक इसमें आया है, मतलब ये है 1921 से 1951, तो कम रह गए ना, उसमें बहुत प्रभावशाली थी ये। अब बताइए, अब देखते हैं प्रावस्था ग क्या कहती है। 1951 से 1981 के दशकों को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि, इसे याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाला। अगर भारत में जनसंख्या की विस्फोट की अवधि के किसे कहा जाता है? तो 1951 से 1981 के दशक में इसे अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी कि इसमें बहुत ही कम मृत्यु हुई, ठीक है, मृत्यु दर बहुत कम रही। जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही, यानी कि इसे बहुत ध्यान रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीय नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों का आरंभ किया गया। यानी कि इस प्रक्रिया में जो है ना, जो जनसंख्या को मृत्यु दर को कम करने के लिए इसमें कई प्रयोजन किए गए, केंद्र है ना, इसमें कई नियोजन प्रक्रियाएं चलाई उसे रोकने के लिए। अर्थव्यवस्था जो सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर रही। इन सब के अतिरिक्त तिब्बती, बांग्लादेशी, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ तक के पाकिस्तान से भी आने वाले उच्च वृद्धि दर में योगदान रहे। लेकिन जो इस वृद्धि दर बढ़ोतरी का क्या कारण था? एक तो नियोजन प्रक्रिया थी, इसमें अर्थव्यवस्था भी सुधरने लगी, और तिब्बती, नेपाली, पाकिस्तानी जो लोग थे आए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा दिया और भारतीय जो वृद्धि दर थी वो उच्च बनी रही। अब चौथी ही प्रावस्था देखते हैं, प्रावस्था घ। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। इसमें क्या है? इसमें जो वृद्धि दर थी ना वो तो ऊंची थी, लेकिन धीरे धीरे घट रही थी, है ना। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की
अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार प्रभावित हुई। यानी कि इस वर्ष में, इस अवधि में जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो जीवन की गुणवत्ता और स्त्री शिक्षा में और जो विवाह की आयु थी ना उसमें सुधार के लिए मत जानी जाती है। ठीक है। देश में, अब ये हमने प्रावस्थाएं पढ़ ली। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, लेकिन देश में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ना वर्तमान में ऊंची है। और विश्व विकास रिपोर्ट यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 135 करोड़। ये क्वेश्चन आ सकता है आवासादा में कि 2000 विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितनी हो सकती है? 135 करोड़। हमारी अब कितनी हो गई है? 140 करोड़। ये अनुमान सही था। ठीक है ना। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन हमारा देश कैसा है? हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। हम 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, फिर भी हमें वहाँ भिन्नताएं दिखाई देने लगती हैं, जिसकी विवेचना नीचे दी गई है। ठीक है। अब ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। हम जनसंख्या की वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, इसे हम देख लेंगे अगली क्लास में। मैं छोटी छोटी क्लास इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बड़ी क्लास हो जाती हैं उन्हें बच्चे वो क्लासें बच्चों को बोर कर देती हैं, पढ़ने में मन भी नहीं लगता। अगर हम छोटी छोटी क्लासों को लेकर चलते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, और 4-5 क्लास में जो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं इसके नोट्स की जो वीडियो में वो डाल दूँगा। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझे मेरे नंबर लिखा है उस पर क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सके। ठीक है। बाय।